गरीब की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव में श्वेता अपनी माँ विमला और पिता विश्वजीत के साथ रहती थी। श्वेता एक बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन घर में गरीबी होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी, जिस वजह से वो अपनी माँ के कामों में मदद किया करती थी। और शाम होते ही जब उसके माता पिता मार्केट में सब्जी बेचने जाया करते, तब उनके साथ बाजार में सब्जी बिकवाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोजाना श्वेता का परिवार मार्केट में सब्जी बेचने जाया करता और फिर वहां से वापस आकर खाना पीना खाकर सो जाया करता। रोजाना सुबह सुबह ढेर सारा काम करवाने में श्वेता अपनी माँ की मदद करती और फिर शाम में मार्केट में सब्जी बिकवाने जाया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन श्वेता के परिवार की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से कभी कभी वो लोग भूखे पेट भी सोया करती हैं। ऐसी ही एक दिन की बात है जब श्वेता बहुत ज्यादा भूखी होती है और वो अपनी माँ को बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और मैं कुछ खाना चाहती हूँ, लेकिन घर में मुझे लगता नहीं है कि कुछ रखा भी है, और फिर आप लोगों को भी तो भूख लग रही होगी ना। बेटा, हमें तो आदत ही है, कभी कभार भूखे भी सोना पड़ता है, लेकिन रुक, मैं देखती हूँ, हो सकता है रसोई में कुछ रखा हो। श्वेता की माँ रसोई में जाती है और बहुत ढूंढने पर उसे एक ब्रोकली मिलती है। वो खुशी खुशी उस ब्रोकली को लेकर जाती है और श्वेता को खिलाती है। श्वेता झटपट ब्रोकली खाती है और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी उस ब्रोकली में से एक दो फूल खा लेती है और एक दो अपने पति को खिला देती है। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ माँ कि ये ब्रोकली रखी थी, वरना हम भूखे मर जाते। अजी, सुनते हो, मुझे लगता है मुझे गांव के घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू कर देना चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना मुनाफा नहीं होता। अब तो हमारी बेटी भी स्कूल नहीं जा रही जो हम इसकी स्कूल की फीस का बहाना कर सके। कल ही मैं जाकर नेता के घर में काम करने की बात करूंगी। अगले दिन सुबह होते ही श्वेता की माँ उठकर सारा काम समेटती है और श्वेता भी मदद करवाती है। श्वेता की माँ जल्दी काम करने की कोशिश करती है और फौरन ही नेता के घर की तरफ निकल जाती है। नेता के घर पहुँचते ही और नेता के घर में काम करने वाले नौकरों से बात करती है। तभी उसमें से एक सुनीता नाम की औरत विमला को नेता के यहाँ काम दिलवाती है। विमला बहुत खुश होती है और घर पहुंचकर अपने पति को सब कुछ बताती है। विमला का पति भी बहुत खुश होता है। रात होते ही सभी मार्केट में बाजार लगाने निकल जाते हैं। श्वेता के पिता रोजाना इतनी मेहनत करके अपनी सब्जियों को बेच पाते और थक हार कर घर पहुंचते और खा पी कर सो जाते। अगले दिन विमला नेता के घर में काम करने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद नेता के घर पहुंच जाती है और सभी नौकरों की तरह वो भी नेता के घर में काम करने लगती है। वो कभी साफ सफाई का काम करती तो कभी गार्डन का। ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला के घर में पहले से अच्छे हालात हो गए थे, जिस वजह से वो रोजाना खाना खाकर सोने लगे थे और ये सब देखकर विमला और उसका पति बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी जान पहचान की नौकरानी सुनीता से नेता के घर में बात कर रही होती है। सुनीता बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाई। मेरे घर में कभी कभी हम लोग भूखे भी सोया करते थे, जिस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। और तो और मेरी छोटी बेटी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से हम रोजाना खा पी कर सो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अरे बहन, मैं जानती हूँ कि परेशानियाँ क्या होती है। गरीबों का यही रोना है। खाना ना मिलने पर भी चुपचाप सो जाते हैं और कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अब तुम नेता के यहाँ काम करो, दिन पर दिन तुम्हें यहाँ पर काम करके अच्छा पैसा मिलेगा। विमला वहाँ पर नई थी, जिस वजह से वो सभी से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन सुनीता को सब कुछ बताती थी। सुनीता असल में एक चालाक औरत थी। वो विमला को समझ चुकी थी कि वो बहुत सीधी है, जिस वजह से एक दिन विमला नेता के कमरे में काम कर रही होती है और फिर नेतानी के कमरे में जाती है। तभी उसे देखकर सुनीता कहती है, अरे तुम्हें यहाँ पर किसने काम करने को बोला? यहाँ तो मैं काम करती हूँ। अरे दीदी, मुझे तो जहाँ काम मिले मैं वही काम कर लेती हूँ। नेता का कमरा भी बिखरा हुआ था, इसलिए मैंने समेट दिया और अब नेतानी का कमरा साफ कर रही हूँ।
विमला की बात सुनकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विमला सारा काम निपटाकर वहाँ से गार्डन साफ करने जाती है कि तभी सुनीता चुपचाप नेता के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर उसमें से पूरे 10,000 रुपए निकाल लेती है और लंच का बहाना करके अपने घर खाना लेने चली जाती है और वो सारे पैसे अपने घर पर रख देती है। लेकिन इस बात से बेखबर सुनीता जल्दबाजी में अलमारी बंद करना भूल जाती है, जिस वजह से नेता जब अपने कमरे में जाता है तो वो अपनी अलमारी को खुला हुआ देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और सभी नौकरों को बुलाता है। इधर आओ सबके सब नौकर, मुझे तुम सबसे बात करनी है। सभी नौकर नेता के पास इकट्ठे होते हैं। तभी सुनीता भी अपने घर से खाना लेकर नेता के घर में आ जाती है। नेता गुस्से से लाल होता है। ये देखकर सुनीता के पसीने छूट जाते हैं कि तभी नेता सबसे एक एक करके पूछता है, देखो, मैं तुम सभी से प्यार से पेश आना चाहता हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं कि मैं अपने खोए हुए पैसे तुमसे निकलवा लूँ। अब तुम सब अपने मुंह से बताओ कि कौन मेरे कमरे में गया था और किसने मेरी अलमारी से पैसे निकाले हैं। मैं नहीं जानता कि कितने पैसे निकाले हैं, लेकिन जितने भी पैसे निकाले हैं और जिसने भी निकाले हैं वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए और मुझसे माफी मांग ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नेता इतनी बात कहता है और सभी नौकर चुपचाप खड़े रहते हैं। अपने नौकरों को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर नेता गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखकर विमला कहती है, नेताजी, आज मैंने आपके कमरे में सफाई करी थी, लेकिन मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाती हूँ कि मैं आपकी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाई। ओ तो अच्छा, तुम नई काम करने आई हो और तुमने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेताजी, विमला अभी नई काम करने आई है, जिस वजह से उसे पता नहीं था कि आपके कमरे में सिर्फ सफाई मैं करती हूँ। जिसने भी मेरे पैसे चुराए हैं, चाहे विमला तुम हो चाहे कोई और, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। मैंने नहीं चुराए नेताजी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपसे जुबान लड़ा रही हूँ, लेकिन मैंने सच में 1 रुपया तक नहीं निकाला। अरे विमला, सही से याद करो, क्या पता तुम्हें जरूरत पड़ी हो और तुमने निकाल लिया हो। कोई बात नहीं, तुम चुपचाप नेताजी को दे दो। नेताजी हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। सुनीता बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारे सामने नेताजी का कमरा साफ सुथरा करके बंद कर दिया था। लड़ाई झगड़ा वाला शोर सुनकर नेता और गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही विमला को काम से निकाल देता है। विमला बहुत ज्यादा माफी मांगती है, लेकिन नेता विमला की एक नहीं सुनता। बिना गलती के इल्जाम लगने पर विमला बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते अपने घर वापस लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है और वो रोते रोते वहीं बैठ जाती है। इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी और वहाँ भी लोगों ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन पराया। विमला रो रो कर बार बार एक ही बात कह रही थी और पास में बहती हुई नदी ये सारी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद विमला वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने पति और अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुमने गलत नहीं किया, ये मैं जानता हूँ। और नेता ने तुम्हें काम से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोर हो। इसका मतलब ये है कि जिसने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है वो अपनी साजिश में कामयाब रहा। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ देख रहा है और वो लोगों को उनके कर्मों की सजा और फल दोनों देता है। सुनीता बहन ने मुझे नौकरी पर लगवाया और मेरे साथ इतना गलत किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। नौकरी दिलवाने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप बेवजह किसी पर भी इल्जाम लगा दोगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे सुनीता नहीं चुराए हैं। भगवान हमेशा सबके साथ अच्छा करता है, तुम बस हिम्मत रखो और रोजाना पहले की तरह हमारे साथ मार्केट चलो। तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और तुम थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। रोजाना की तरह विश्वजीत अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सब्जी की रेड़ी लेकर इस नदी से आगे निकल रहा होता है कि तभी नदी में से आवाज आती है। अरे कहाँ जा रही हो विमला? तुमने अपना दुख दर्द सुनाया और तुम चली गई, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ये बातें मैं सुन रही थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम यहाँ से चली गई। अरे तुम कौन हो? मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर तुमने मेरी बातें क्यों सुनी और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? कहीं तुम भी तो सुनीता की तरह नहीं निकलोगी? अरे चिंता क्यों करती हो विमला, सब एक जैसे नहीं होते। मैं जानती हूँ तुम जिस दर्द से गुजर रही हो वो बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहा है।
देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हारे सामने बहती हुई नदी में से मैं बोल रही हूँ। मैं एक जादुई नदी हूँ। अरे, जादुई नदी? ये तो मैंने पहली बार सुना है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ और तुम मुझे जरूरतमंद दिखाई दी। तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगा है और जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम पहले ही एक गरीब परिवार से हो और तुम्हारे ऊपर आरोप लगने की वजह से तुम और ज्यादा परेशान हो चुकी हो। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए ये लो ये जादुई लिपस्टिक। अरे वाह, हमने तो लिपस्टिक के बारे में बहुत सुना है, लेकिन जादुई लिपस्टिक? माँ, ये लिपस्टिक बहुत अनोखी होगी, आप ले लो, जल्दी से ले लो, मुझे देखनी है कि ये कैसी होती है। कैसी बातें कर रही हो बेटी? आखिर जादुई लिपस्टिक क्या कर सकती है? एक लिपस्टिक ही तो है। तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है। विमला, ये जादुई लिपस्टिक पकड़ो और इसे अपने घर ले जाकर तुम जो चाहो मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे इसका गलत उपयोग ना हो और ना ही ये बच्चों के हाथ में जाए, क्योंकि ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही इच्छाएं पूरी करती है। अगर तुमने कभी भी कोई लालच किया तो ये अपना जादू दिखाना बंद कर देगी। धन्यवाद नदी जी। इस जादुई लिपस्टिक से क्या मुझे पैसे भी मिल सकते हैं? हाँ, तुम जो चाहे वो इससे मांग सकती हो, लेकिन तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? नदी जी, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, इसलिए मैं वो इल्जाम अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ और ये पैसे मैं नेता को देना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो? अगर तुमने एक भी रुपया नेता को दिया तो वो समझ जाएगा कि ये पैसे तुमने ही चुराए थे, जबकि तुमने 1 रुपया तक नहीं लिया। इसलिए तुम इस जादुई लिपस्टिक की मदद से नेता को असली चोर का पता बता सकती हो। जादुई नदी विमला को सारी चीज समझाती है और सारी चीज समझकर विमला उसी रात को नेता के घर जाती है और नेता को जादुई लिपस्टिक की मदद से एक स्क्रीन पर सुनीता को पैसे चोरी करते हुए दिखाती है। अरे विमला, तुम तो सच कह रही थी। ये पैसे तुमने नहीं बल्कि सुनीता ने चुराए हैं और मैं उसकी बातों में भी आ गया, क्योंकि वो हमारे यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है। मुझे माफ कर दो विमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं नेताजी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं चोर का पर्दा आपके सामने खोलूं। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे असली चोर के बारे में बता दिया। मैं कल ही सुनीता को काम से निकालता हूँ। नेता सच्चाई जानकर बहुत हैरान होता है। अगले दिन सुबह सुबह सभी नौकर काम पर आते हैं। रोजाना की तरह सभी साफ सफाई करते हैं। नेता सभी नौकरों को हॉल में बुलाता है और सबके सामने सुनीता की सच्चाई बताता है। ये सब सुनकर सुनीता हैरान रह जाती है कि आखिरकार नेता को कैसे पता चला, लेकिन नेता उसे तुरंत ही काम से निकाल देता है। अब सुनीता भी बेरोजगार हो जाती है। सुनीता को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और विमला पर झूठा इल्जाम लगाने का पछतावा भी होता है, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अब सुनीता अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी और दूसरी तरफ विमला अपने छोटे से घर को एक बड़े घर में बदल देती है, जिसके बाद उसका परिवार उस घर में बहुत खुश होता है और अब वो सब्जी बेचने का काम भी बंद कर देते हैं और तो और बहुत गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक ढाबा खोलते हैं और जादुई लिपस्टिक की मदद से रोजाना गरीबों की मदद करते हैं। ये सब देखकर जादुई नदी बहुत खुश होती है। ऐसी ही रोजाना वो लोग ढाबे पर कई गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करते और लोगों की मदद किया करते। विमला अपनी गरीबी में बहुत परेशान रहती थी, जिस वजह से उसने जादुई लिपस्टिक की मदद से दूसरे गरीब लोगों की मदद करने के बारे में सोचा और इस वजह से जादुई नदी भी बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। विमला के परिवार में अब किसी बात की कोई कमी नहीं होती। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और जब भी उन्हें कोई चीज चाहिए होती तो वो जादुई लिपस्टिक से कहकर मंगवा लेते और खुशी खुशी रहते। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सहेलियां पूजा और नेहा रहती थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और एक साथ रहते रहते उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो बड़े होने के बाद भी एक साथ ही रहती थी। नेहा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी, जबकि पूजा आलसी और गैर जिम्मेदार लड़की थी। पूजा हमेशा से बिना कुछ करे सब कुछ पाने की कोशिश में रहती थी। नेहा अपने घर का सारा काम सुबह ही निपटा लिया करती थी और नाश्ता भी बना दिया करती थी और पड़ोस में ब्यूटी पार्लर में पूरा दिन काम करती थी और थक हार के अपने घर वापस लौटती थी।
वहीं दूसरी तरफ पूजा पूरा दिन आराम किया करती थी या खाना खाया करती थी। बेचारी नेहा अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा दिन काम करती और थक हार के घर वापस लौटती। रोजाना ऐसी ही नेहा का दिन बीतता था। नेहा अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी, लेकिन पूजा हमेशा आलस में ही रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है। तुम्हें नहीं लगता पूजा कि इतनी महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल है? अकेले मेरे बाहर काम करने से एक घर नहीं चल सकता। तुम्हें भी मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलना होगा और वहाँ पर काम करना होगा, ताकि हम दोनों मिलकर डबल पैसा कमा सके और अपना घर अच्छे से चला सके। अरे तुम मुझे आराम से सोने दो। क्या करना है काम करके? भगवान सबको खाना देता है, कोई भी भूखा नहीं सोता। पूजा की ये बात सुनकर नेहा निराश होकर वापस ब्यूटी पार्लर चली जाती है और ब्यूटी पार्लर में काम करते वक्त पूजा के बारे में सोच रही होती है कि तभी ब्यूटी पार्लर वाली मालकिन उससे पूछती है, पूजा क्यों नहीं आई? तुम तो कल कह रही थी कि तुम पूजा को लेकर भी आओगी। देखो बेटा नेहा, तुम्हें एक चीज समझनी होगी। अकेले तुम्हारे लगे रहने से तुम्हारा घर नहीं चल सकता और तुम इतना काम करती हो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मालकिन, मैं तो रोजाना सोचती हूँ कि पूजा कब बड़ी होगी और कब उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। मैं उसे बोल रही थी कि वो मेरे साथ यहाँ पर आए, लेकिन उसे तो अपनी नींद से फुर्सत हो तब तो वो उठकर पार्लर में आए। मालकिन के पूछने के बाद नेहा अपना जवाब देती है और चुपचाप काम पर लग जाती है। ब्यूटी पार्लर में आई हुई दुल्हन का मेकअप करते हुए नेहा पास में रखे चमेली के फूल के बारे में सोचती है और दुल्हन को तैयार करने के बाद कुछ फूल उस टेबल पर पड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दुल्हन चली जाती है। नेहा उदास होती है और उन फूलों को उठाकर अपने घर ले जाती है और अपने आंगन में बैठकर कहती है, ये फूल कितने सुंदर है। दुल्हन अपने बालों में लगाकर कितनी सुंदर लगती है। अभी हम लोग तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन फूलों को अपने छोटे से गार्डन में लगा देती हूँ। ये पौधा जब बड़ा होगा तो कितना सुंदर लगेगा, इसमें ढेर सारे फूल आएंगे। नेहा को इतने आराम से पौधा लगाते हुए देखकर पूजा कहती है, ये फूल इतना भी सुंदर नहीं है कि इसके बारे में इतना सोचा जाए। बैठे बैठे यहाँ पर अपना समय मत बर्बाद करो, चुपचाप रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बना दो। कैसी बातें करती हो पूजा, ये इतना सुंदर फूल तुम्हें पसंद नहीं आया? और तो और तुम्हारे आलस की तो सलामी देनी पड़ेगी कि तुम्हारा आलस कभी खत्म ही नहीं होता। इंसान पूरे दिन सोने के बाद तो शाम का खाना बना ही सकता है, लेकिन तुम बहुत बड़ी आलसी लड़की हो। मैं पूरा दिन बाहर पार्लर में रहती हूँ और घर का सारा काम समेट कर जाती हूँ, और शाम में आने के बाद मुझे अगर चैन की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती तो हमारा साथ में रहने का क्या ही फायदा है। ओ, तो अब मुझे बातें सुनाएगी? 4 पैसे क्या कमाने लगी? तूने तो मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया। तेरी पसंद भी बेकार है, ये पौधा भी बेकार है, और इसमें एक बेकार सा फूल लगा है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल, मैं अपना मन पूरा ही कर लेती हूँ। जैसी ही पूजा वो फूलों का पौधा उखाड़कर फेंकती है कि तभी नेहा रोने लगती है और अचानक वो फूल एक बड़े घर में बदल जाता है और उस घर के बाहर बहुत सारे फूल लगे होते हैं। ये देखकर नेहा और पूजा दोनों हैरान रह जाते हैं। मैंने तो ये पौधा उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन अचानक इतने बड़े घर में कैसे बदल गया? और मैंने एक पौधा फेंका था और इस घर के बाहर तो बहुत सारे पौधे लगे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है नेहा? ये तो दुल्हन के गजरे में लगाने के लिए चमेली के फूल थे, ये अचानक इतने बड़े घर में कैसे बदल गए? दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी चमेली के फूल के घर में से आवाज आती है, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं एक जादुई चमेली का फूल हूँ, बल्कि तुम कह सकती हो कि मैं जादुई चमेली परी हूँ। मुझे चमेली के फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं फूलों में आराम कर रही थी और एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे फूलों में ही कैद कर दिया। मैं कई दुकानदारों की दुकान में रही और किसी ने मुझे बेचा तो किसी ने मुझे अपने बालों में लगाना चाहा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे उठा लाई। तुम्हारी वजह से मैं अपना रूप तुम्हें दिखा सकूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है, तुमने वो तालाब जरूर देखा होगा। उस तालाब के पास हरी दूब की घास है, उस घास को गंगा जल में डुबोकर इस घर के अंदर रख दो और वो मुझे पहले की तरह ठीक कर देगा और मैं जादूगरनी के जादू से मुक्त हो जाऊंगी।
दोनों बहनें उस घर की बातें बहुत गौर से सुनती है और भागते भागते गांव के बीचों बीच तालाब के पास पहुंचती है। वहां जाकर हरी दूब की घास तोड़ लेती है और उसे घर ले आती है। घर जाकर उसे गंगा जल में डुबाती है और तुरंत भागकर उस घर के अंदर रख देती है। जादुई चमेली का घर एक जादुई चमेली परी में बदल जाता है और चमेली परी दिखने में बहुत सुंदर होती है। परी के पास खड़ी दोनों लड़कियां उसकी खुशबू सूंघ रही होती है कि तभी चमेली परी कहती है, मैं तुम दोनों का मन बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तुमने मेरी मदद करी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जिसका मन बहुत साफ सुथरा होता है मैं उसे ही कुछ दूंगी। दोनों सहेलियां चुपचाप खड़ी होती है। परी उनका दिमाग पढ़ती है। नेहा का दिमाग और मन बहुत साफ सुथरा होता है और वहीं पूजा का मन बहुत लालची और चालाकियों से भरा होता है। ये सब देखकर परी परख लेती है और नेहा से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो नेहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम ईमानदार हो। तुमने हमेशा मेहनत का खाना सीखा। तुम्हारे मन में किसी बात की कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। तुमने मुझे आजाद कराया है, इसलिए ये लो जादुई घर। इसमें तुम आराम से रह सकती हो और तुम जब जो चाहोगी वो इस घर से कह देना। ये घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारी मनपसंद की चीज तुम्हें देगा, जिससे तुम्हें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेहा बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी उस घर में चली जाती है। लेकिन पूजा वहाँ से एक कदम नहीं हिला पाती, क्योंकि परी उसे उसके लालच की सजा देती है और उसे दुष्ट जादूगरनी के महल में काम वाली बाई बनाकर भेज देती है। इसके बाद पूजा उनके महल को संभालती है और सूखी रोटियां खाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। उस घर में नेहा को किसी बात की कोई कमी नहीं होती। नेहा सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये सब देखकर परी भी बहुत खुश होती है और परी अपने परीलोक पहुंच जाती है।